गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सी की बात करेंगे। इसके पिछले पार्ट ए और पार्ट बी में सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स की चर्चा की गई थी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह के नाउन हैं जो देखने से सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ से वो प्लूरल होंगे, अतः उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने से प्लूरल लगेंगे लेकिन उनके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए, ये जो नाउन है और नाउन के अंतर्गत हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जाम चाहे जिस लेवल का हो, इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूं, चाहे एग्जाम चाहे जिस लेवल का हो, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से सवाल जरूर और जरूर आते हैं। एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि अपने अंदर बहुत सारी चीजों को रखता है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले कुछ एलिमेंट्री चीजों के बारे में पहले देख ले। देखिए, आमतौर पर एक रूल कहता है, वो बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यदि दो नाउन यदि एंड से जोड़े जाएं, यदि एक नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होता है, यदि वो सिंगुलर नाउन है तो। जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, रूल क्या कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, सिंगुलर नाउन प्लस एंड और प्लस सिंगुलर नाउन, जब हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो प्लूरल होता है। एक बेसिक रूल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राम एंड श्याम, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। चलिए, एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं तो उनके साथ जो आने वाला वर्ब होता है ना, वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, राम एक सिंगुलर नाउन है, आप ऐसे समझें, ठीक है ना। श्याम भी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब है ना, ये वर्ब हमारा प्लूरल है। चलिए, ये तो बेसिक रूल हो गया। लेकिन अब इसके आगे की बात को अब हम बताना चाहते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन से एक बात का बोध हो, यहाँ राम एक अलग व्यक्ति है, आप ऐसा समझें, श्याम एक अलग व्यक्ति है, मतलब इस वाक्य में ना दो व्यक्ति की चर्चा किया गया है जो आपस में अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। यानी कि दो नाउन दो व्यक्ति को बता रहा है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, कि जब दो नाउन से एक ही बात का बोध होता है, दो नाउन होंगे लेकिन वो एक सिंगल आइडिया देंगे, एक सिंगल उनसे आइडिया का बोध होगा, तो जब ऐसी बात होगी तो आने वाले जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो सॉरी, आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। एक बार बात को फिर से, जब दो सिंगुलर नाउन, देखिए अब हम बात को अब हम लेके चलते हैं, और ये सिंगुलर नाउन मतलब दो सिंगुलर नाउन होंगे लेकिन इनसे ना एक आइडिया का बोध होगा, एक सिंगुलर नाउन का बोध होगा, सिंगल आइडिया का बोध होगा। ये दो आइडिया नहीं बताएंगे, ये सिंगल आइडिया का बोध कराएंगे। तो जब दो सिंगुलर नाउन एक सिंगल आइडिया का बोध कराते हैं, मतलब इनसे दो बातें नहीं एक बात का बोध होता है, तो इनके साथ आने वाले जो वर्ब होने चाहिए ना, वो सिंगुलर होने चाहिए। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि मैं कुछ उदाहरण से इसे बेहतर समझा सकता हूं। देखिए, हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी कई बार देखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, रोटी ब्रेड एक अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है। ऐसे तो ये दोनों दो चीज है, ब्रेड एक अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है। लेकिन जब हम इसे नाश्ते के रूप में या खाने के रूप में लेते हैं तो ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर खाते हैं, तो ब्रेड और बटर से एक बात का बोध होगा, ठीक है ना। तो जब ब्रेड और बटर से जब एक बात का बोध होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। एक बार बात को फिर से देखते हैं, ब्रेड एंड बटर, जैसे कहना है क्या कि ब्रेड एंड बटर, चलिए, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। वाक्य क्या कर रहा है कि जो ब्रेड और बटर है मेरा पसंदीदा नाश्ता है। आइए देखिए, अब ब्रेड ऐसे तो अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है, लेकिन जब हम इसे ब्रेकफास्ट के रूप में ले रहे हैं तो ब्रेड और बटर साथ मिलाकर खाते हैं। तो इसका मतलब है कि नाउन तो दो है। देखिए, ये भी सिंगुलर नाउन है, आप ऐसे समझिए, ये भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन इससे बोध क्या हो रहा है, इससे दो बात का बोध नहीं हो रहा है, इससे ब्रेकफास्ट का बोध हो रहा है, एक बात का बोध हो रहा है। तो जब दो सिंगुलर नाउन से जब सिंगल आइडिया का बोध होता है, आप ऐसे समझें,
जब दो सिंगुलर नाउन से सिंगल आइडिया का बोध होता है, इसके साथ लगने वाला वर्ब प्लूरल नहीं होना चाहिए। जबकि मैं पहले बात क्या कहा हूं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल, लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन से एक बात का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है ना, एक बार फिर से, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल, और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, यहां भी एंड है ना, यहां भी कनेक्टर एंड है, एंड तो जरूर है लेकिन इससे सिंगल आइडिया का बोध होता है। अब इसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर इज और आर में हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे इज से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस बात को और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए, ये क्या कर रहा है, वाक्य क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, कानून व्यवस्था, एन इलेक्शन इशू, ठीक है ना, एक चुनावी मुद्दा होता है। देखिए एन दे दिया ना, एन इलेक्शन इशू दे दिया, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहां से भी आप क्लू ले सकते हैं। एन इलेक्शन इशू दे दिया है, यानी कि कितना चीज का, भले ये दो नाउन हैं एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनसे कितने चीजों का बोध हो रहा है, एक चीज का बोध हो रहा है। इसके साथ एन लगा है, सिंगुलर नाउन के साथ एन लगता है, इसका मतलब है कि इसके साथ आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर इज एन इलेक्शन इशू। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है एक कानूनी मुद्दा होता है, कानूनी इशू, सॉरी चुनावी मुद्दा होता है, चुनावी इशू होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब दो नाउन से एक आइडिया का बोध होता है उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। चलिए बात को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए देयर के साथ क्या बात है, हम देयर के साथ किस तरह का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए रूल कहता है कि देयर के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना वो वर्ब को तय करता है। देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या देयर के बाद वर्ब प्लुरल होगा, ये जस्ट इस नाउन पर डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है। यानी कि जैसा नाउन होगा ना हम उस तरह के वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, और यदि नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। यानी कि देयर के बाद का वर्ब होता है वो एज पर नाउन के अनुसार होता है। चलिए एक बहुत ही बेसिक रूल है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे देयर ए बॉय, और एक दूसरा एग्जाम्पल है देयर बॉयज। अब हमें यहां पर वर्ब देना है कि वर्ब कैसा होना चाहिए। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं कि देयर के बाद आने वाला नाउन जो वर्ब को तय करता है। अब देखिए ए बॉय सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसके देखिए ये बॉयज जो है ना ये प्लुरल है, इसके साथ वर्ब प्लुरल होना चाहिए, तो देयर आर बॉयज होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ और दो बातें हम लोग देख लेते हैं। देखिए यदि देयर के बाद, आप ऐसे समझे, यदि देयर के बाद यदि आपका नाउन आ जाए डोजेन, 100, थोड़ा ध्यान से इसको देखें, 1000 जैसा मतलब नाउन आ जाए, मतलब देयर के बाद आ जाए डोजेन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन जैसा नाउन आ जाए, ठीक है ना। बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा का इस्तेमाल किया हूं, ठीक है। अब इसके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए, इसके साथ वर्ब प्लुरल होना चाहिए। यदि देयर के बाद डोजेन हो, 100 हो, 1000 हो, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब जो होगा वो प्लुरल होगा, ये फिक्स है। यहां पर वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, यहां पर वर्ब प्लुरल होगा, या ऐसा बात फिक्स है। जैसे कि देखिए अगर मैं कहूं कि तुमको डिसलाइक करने के मेरे पास दर्जन कारण है, एक दर्जन कारण है कि जिसके कारण मैं तुमसे डिसलाइक करता हूं, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। एक दर्जन कारण है जिससे कि मैं तुमसे डिसलाइक करता हूं, तुमको डिसलाइक करता हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा देयर, यहां देखिए ए डोजेन लिखा है, ऐसे ए डोजेन से सिंगुलर संख्या का, ए से ना सिंगुलर का बोध होता है, थोड़ा ध्यान देते हैं। देयर ए डोजेन रीजन, there a dozen reason
चलिए मैंने थोड़ा सा वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया। देखिए 1 दर्जन ऐसे कारण हैं, ठीक है ना, देयर ए डोजन रीजन फॉर नॉट सेंडिंग यू टू अ स्कूल। तुम्हें स्कूल नहीं भेजने के ना मेरे पास 1 दर्जन कारण है, मतलब 1 दर्जन कारण से मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहता, मेरे पास कई कारण है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए पूरे वाक्य से कोई आप लेना देना मत रखिए, आपको केवल देयर के बाद केवल वर्ब चाहिए कि वर्ब कैसा हो। अभी क्या कहा गया है कि देयर के बाद डोजन, 100, 1000 जैसा अगर कोई नाउन आ जाए तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। देयर आर ए डोजन रीजंस, रीजंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, देयर आर डोजन रीजंस फॉर नॉट सेंडिंग यू टू अ स्कूल। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इट के साथ क्या नियम है, देखिए देयर के विपरीत इट का नियम चलता है। इट का रूल क्या कहता है कि इट के बाद थोड़ा ध्यान दिया जाए, चाहे नाउन चाहे जैसा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इट के बाद चाहे नाउन चाहे जैसा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा। देखिए इट और देयर में क्या अंतर है, देयर के बाद वर्ब जो होता है वो नाउन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इट के साथ क्या मामला है कि नाउन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वर्ब ऑलवेज और ऑलवेज सिंगुलर होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। हमें कहना है चलिए बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते, करे क्या, मैं हूं, ये वे लोग हैं, ठीक है ना, मैं ही तो हूं, वे लोग ही तो हैं, ठीक है ना, हमें बनाना है वाक्य। ठीक है, अब इट के साथ वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है ना, ये सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। तो हमारा वाक्य कैसे बनना चाहिए, इट इज आई और इट इज दे। ठीक है ना, यहां हम कुछ भी रख दे, हम ऐसे हम बदल सकते इसको, राम एंड मोहन मैंने लिख दिया, चलिए इसको प्लुरल बना दिया। अब यहां पर हम नाउन चाहे कुछ भी क्यों ना लिख दे, ओके, इसके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। हम यहाँ पर देख के जगह पर हम और भी कोई नाउन लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ अगर प्रेजेंट में लेके चले तो वर्ब सिंगुलर, इज, और पास्ट में लेके चले तो वाज हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है देयर और इट से रिलेटेड। चलिए हम लोग अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म से जो होते हैं ना वो प्लुरल होते हैं। देखिए एक चीज आपको समझना है, फॉर्म पहले पहले बेसिक चीज को ठीक किया जाए, और एक चीज होता है मीनिंग। ओके, चलिए ये सिंटेक्स का ना ये समझिए कि ये बैकबोन है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ना ये बैकबोन है, मीनिंग और फॉर्म। अगर आप ये समझते हैं तो आप बहुत कुछ समझ लेते हैं। देखिए कुछ नाउन जो होते हैं ना ये फॉर्म से क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। प्लुरल का मतलब उनमें एस लगा रहेगा, लेकिन अर्थ से वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकते हैं या सिंगुलर हो सकते हैं। आइए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि फॉर्म से क्या है, प्लुरल है। प्लुरल होने का तात्पर्य हम क्या समझ रहे हैं, इनके साथ एस लगा हुआ रहेगा। अर्थ से ये क्या होंगे, अर्थ से सिंगुलर होंगे या अथवा अनकाउंटेबल होंगे, ऐसा हो सकता है। सिंगुलर होंगे अथवा अनकाउंटेबल होंगे। सिंगुलर और अनकाउंटेबल में सबसे बड़ी समानता क्या होती है कि सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल के साथ भी वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलिए मतलब दोनों के साथ हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक चीज को पहले देखा जाए। क्या मैं बात कर रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो फॉर्म से प्लुरल, फॉर्म से प्लुरल का क्या मतलब होगा, उनके साथ एस लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन अर्थ से वो क्या होंगे, अर्थ से वो सिंगुलर होंगे अथवा अनकाउंटेबल होंगे। ये झमेला नहीं रखना है कि सिंगुलर के अनकाउंटेबल है, हम कुछ भी मान ले वर्ब तो हमारा सिंगुलर ही लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसा सब्जेक्ट होगा तो कैसा वर्ब होगा। अब हमें कुछ इस तरह के नाउन को देखना है जो फॉर्म से सिंगुलर प्लुरल हो और अर्थ से वो सिंगुलर हो। अब ऐसे कौन कौन से नाउन है भाई, थोड़ा इनको थोड़ा देखा जाए। देखिए जितने सब्जेक्ट हैं जिसमें एस लगा रहता है, जैसे कि मैं कहूं इकोनॉमिक्स, देखिए फॉर्म से तो एस लगा है। देखिए पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
जिम्नास्टिक्स, रेबीज, चलते हैं मीजल्स, मीन्स, ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है एस के साथ इंड हो रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये सभी के सभी एस के साथ इंड हो रहा है। और इस तरह के कुछ नाउन और हैं, इतना ही नहीं है, इस तरह के कुछ नाउन और हैं। अब ये नाउन में भले एस लगा हुआ है, हमारा मन क्या करेगा, हमारा मन कहेगा इनके साथ आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स, जितने भी इस तरह के और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, चलिए उनको भी मेंशन कर दिया जाए। जैसे डायनेमिक्स, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स, जैसे एथलेटिक्स, जैसे मीन्स। चलिए, तो ये सब नाउन कैसे नाउन है, देखिए सब में कॉमन बात हम क्या देख रहे हैं, ये फॉर्म से क्या दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म से ये प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, सब में इस लगा हुआ है, पहले आप ऐसा समझे। तो रूप से तो ये हमें प्लूरल समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, या हम इनको सिंगुलर भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, इन सभी के साथ जो वर्ब आना चाहिए वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझते हैं, है ना। बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल्स की जरूरत है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जाए। आप अर्थ से तो क्लियर, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जिम्नास्टिक जो आपका जिम्नास्ट होता है खेलकूद वाला, रेबीज जो बीमारी होता है कुत्ते के काटने से रेबीज होते हैं। चलिए मीजल्स मतलब खसरा, ठीक है, और मीन्स मतलब साधन, ये 2 बार मीन्स हो गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए एक ही मीन्स आपको लिखना है। डायनेमिक्स आपका जो एक सब्जेक्ट है डायनेमिक्स, लिंग्विस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, भाषा से संबंधित है, और एथलेटिक्स मतलब ही खेलकूद होता है। चलिए अब ये सभी के सभी वर्ब कैसा लेंगे, सभी के सभी वर्ब जो होंगे वो सिंगुलर लेंगे। थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से समझा जाए। देखिए क्या कहा गया है, रेबीज इज डेडली, रेबीज घातक होता है। एथलेटिक्स इज बीइंग प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है। चलिए ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इनके साथ आने वाले जो वर्ब हैं भले ये रूप से प्लूरल हैं, लेकिन ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, ठीक है ना, और इनके साथ जो वर्ब जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्ब सिंगुलर है। चलिए एक चीज समझ लिया जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 सब्जेक्ट है जिसको हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, एक है आपका है पॉलिटिक्स है, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स है। चलिए ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम वर्ब प्लूरल का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं, इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स जब एक सब्जेक्ट है, और स्टैटिस्टिक्स जब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब ये होंगे, ये कोई मतलब जब मतलब कहने का मतलब है कि विषय वस्तु, सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब नहीं, जब ये विषय वस्तु के रूप में जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जब हम इनको एक सब्जेक्ट मानते हैं तब ये वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन इनका जब जनरल सेंस में जब यूज किया जाए, जब अर्थ बदल दिया जाए, जब जनरल सेंस में इनका यूज किया जाए, तो इनके साथ लगने वाले जो वर्ब होंगे वो
प्लूरल होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एस्थेटिक्स के साथ वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है। देखिए, अब जब ये सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल होंगे, मतलब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के रूप में इस्तेमाल होंगे, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब इसका जनरल सेंस आर्थिक नीति हो जाएगा, ठीक है ना, सरकार की इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है ना, सरकार की आर्थिक नीति होती है, तो जब उस सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार पॉलिटिक्स, जब हम इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो वर्ब सिंगुलर, और जब हम राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखेंगे तो वर्ब प्लूरल। चलिए एग्जांपल से इसे बेहतर से समझा जा सकता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स क्या है? चलिए आप इस एग्जांपल को देखिए, कह रहा है क्या कि इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स को किस रूप में हम देख रहे हैं? एक मतलब सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स के साथ वर्ब आया है, सिंगुलर आया है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स का मतलब जब हम आर्थिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जैसे आप ये वाक्य देखिए, चलिए अब आप इस वाक्य को देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो आर्थिक नीति है ना, वो अनुचित प्रतीत होती है, अनरीजनेबल प्रतीत होती है। देखिए यहाँ सिम क्या है ना, यहाँ सिम जो है ना ये वर्ब प्लूरल है, एस लग के तो वर्ब सिंगुलर बनते हैं। यहाँ पर सिम का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है? प्लूरल वर्ब के रूप में। सिम्स होता वो सिंगुलर होता। यही बात लागू होता है पॉलिटिक्स में और यही बात लागू होता है स्टैटिस्टिक्स में। चलिए तो बच्चों ये हमें समझ में आ रहा है कि ये फॉर्म प्लूरल अर्थ से सिंगुलर या अनकाउंटेबल वाली बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग बात को आगे से यहां से लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन वो नाउन मूल रूप से वो प्लूरल नाउन होते हैं, उनके साथ आने वाले जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल होंगे, ठीक है ना। देखने से वो नहीं लगेगा कि प्लूरल है। आमतौर पर हम प्लूरल किसको मानते हैं? एक हम लोग का एक टेंडेंसी है कि जब हम एस लगा हुआ देखते हैं किसी वर्ड के अंत में तो मान लेते हैं कि प्लूरल है। कभी कभी ऐसा होता है कि एस लगा हुआ है और वो प्लूरल नहीं है, जैसे कि अभी हमने जो चार्ट आपको दिया है उन सभी नाउन में एस लगा हुआ था लेकिन कोई भी नाउन उसमें प्लूरल नहीं था। अब मैं आपको दो नाउन ऐसे देना चाहता हूं, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूं, देने के लिए तो मैं 20 भी दे सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको दो इंपॉर्टेंट नाउन देना चाहता हूं जिसके साथ आने वाले वर्ब जो होंगे वो प्लूरल होंगे। थोड़ा उसको देखा जाए। देखिए एक नाउन है आपका फेनोमेना, एक नाउन है फेनोमेना। फेनोमेना प्लूरल है किसका? फेनोमेनन का, ठीक है ना। फेनोमेना जो है फेनोमेनन सिंगुलर है, अब फेनोमेना उसका प्लूरल है। घटना, इसको सरल भाषा में समझिए, घटना जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है, ठीक है ना, फेनोमेना कहलाता है। अच्छा, और एक जो है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का अर्थ होता है मानदंड, ठीक है ना, शर्त। आप इसको समझिए मानदंड या शर्त, ठीक है ना। अब इसके साथ आने वाले जो वर्ब देखिए, कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये जो है ना ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि हमें प्लूरल नाउन हम किसको मानते हैं? आमतौर पर वैसे नाउन जिसके अंत में एस लग रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसके बावजूद ये जो है ये प्लूरल है। कुछ और नाउन ले लेते हैं, जैसे कि मीडिया, ठीक है ना। अब इनके साथ जो आमतौर पर हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ आमतौर पर हम वर्ब जो है, मीडिया को भी छोड़ दिया जाए, मीडिया को हम बाद में भी देखेंगे, मीडिया इज भी, मीडिया सिंगुलर भी ले सकता है। चलिए अपना फोकस दो नाउन तक ही रखते हैं, मीडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। फेनोमेना और क्राइटेरिया को पहले देख लेते हैं। ये फेनोमेना और क्राइटेरिया के साथ आने वाले जो वर्ब होंगे ये प्लूरल होंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स से इसे बेहतर समझा जा सकता है।
चलिए ये थोड़ा सा इसको आप देखिए, इससे आपको पूरी तरह से क्राइटेरिया के बारे में समझ में आएगा। कह रहा है क्या कि द क्राइटेरिया टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो भारत के राष्ट्रपति बनने की जो मानदंड है आर नॉट वेरी इजी टू फुलफिल, उनको पूरा करना आसान नहीं है। अब राष्ट्रपति बनने की क्या क्या शर्तें हैं? 35 वर्ष का व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सारी जो बातें हैं हर व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, और भी इनके साथ कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आप इसको केवल एक वाक्य के तौर पर देखें, ठीक ना। सच्चाई क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जीएस नहीं देख रहे हैं। अब आइएगा, क्या देख रहे हैं कि क्राइटेरिया एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने के कारण इसके साथ वर्ब कैसा लगा है, देखिए यहां पर प्लूरल लगा है। तो ये क्राइटेरिया और जो फेनोमेना है इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। जबकि एक नाउन है वेयर अबाउट्स, आप ऐसा समझिए, ये एक नाउन है वेयर अबाउट्स। अब वेयर अबाउट्स के बाद आने वाले जो वर्ब होंगे, वेयर अबाउट्स का सिंपल मतलब होता है अड्डा या ठिकाना। किसी व्यक्ति का अड्डा या ठिकाना होता है ना, वो वेयर अबाउट्स कहलाता है। इसके साथ आने वाले जो वर्ब होंगे, ठीक है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। हमारी जैसी मर्जी हम वैसे लिखेंगे। इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, चलिए बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूं। कह रहा है क्या कि उसका अड्डा या ठिकाना है, उस व्यक्ति का अड्डा या ठिकाना है, अभी तक पता नहीं चला है कि उसका अड्डा या ठिकाना कहाँ है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर देखिए, इसके साथ जो वर्ब लगे हुए हैं, इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी हैं और इसके साथ वर्ब प्लूरल भी हैं। यानी कि वेयर अबाउट के साथ हम दोनों तरह के वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि फेनोमेना और क्राइटेरिया के साथ आने वाला जो वर्ब होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन वेयर अबाउट के साथ आने वाला जो वर्ब होगा, हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने सुना होगा, इससे समूह का बोध होता है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन से कैसे नाउन का बोध होता है, तो इसे समूह का बोध होता है। पहले कलेक्टिव नाउन के पहले बेसिक चीज को समझा जाए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा परिवार क्या है, परिवार से एक समूह का बोध होता है। टीम से क्या होता है, टीम से एक समूह का बोध होता है। और इस तरह के कई नाउन है जो कि समूह सूचक शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा, देखिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। कलेक्टिव नाउन के साथ रूल क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाले जो वर्ब होने चाहिए, ठीक है ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और प्लूरल भी हो सकता है, बोथ आर ओके। इनके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन को हम कैसे देखते हैं, यही तय करता है हमारे वर्ब को। देखिए अगर वाक्य में यदि सेपरेशन का सेंस हो, अलगाव का, यानी कि अगर हम चीजों को अगर अलग अलग देखते हैं, अगर हम नाउन को, अगर हम कलेक्टिव नाउन को अगर हम अलग अलग देखते हैं, तो इसके साथ लगने वाला वर्ब और पॉसेसिव, पॉसेसिव बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना आप इग्नोर ना करें, पॉसेसिव बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वर्ब और पॉसेसिव दोनों प्लूरल। यदि हम नाउन को अगर हम अलग अलग देखते हैं, जो हमें कलेक्टिव नाउन दिया गया है, यदि उनको हम अगर अलग अलग देखते हैं, तो उनके साथ लगने वाले वर्ब और पॉसेसिव ये दोनों प्लूरल। लेकिन जब वैसे कलेक्टिव नाउन से जब ग्रुपिंग का बोध होता है, समूह, देखिए एक बात है सेपरेशन का, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। एक बात है सेपरेशन का और एक बात है ग्रुपिंग का। तो जब समूह का बोध, जब वैसे कलेक्टिव नाउन से जब समूह का बोध होता है, ठीक है ना, तो इसके साथ लगने वाले जो वर्ब होंगे और जो पॉसेसिव होंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए। ये टॉप क्लास का रूल है, आज का इस वीडियो सेशन का सबसे अच्छी बात है ये, अगर मैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करूं तो।
ठीक है ना। सेपरेशन और ग्रुपिंग आपको समझना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी, जैसे भी मैंने मीडिया लिखकर मीडिया को हटा दिया था। मीडिया क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब मीडिया के साथ वर्ब सिंगुलर भी, मीडिया के साथ वर्ब प्लुरल भी। अब वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, ये तय करेगा वाक्य में दिया गया सेंस। ठीक है ना, वाक्य में दिया गया सेंस तय करेगा कि मामला क्या है। यदि सेपरेशन का मामला है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सेपरेशन का मामला है तो वर्ब प्लुरल, और ग्रुपिंग का मामला है तो वर्ब सिंगुलर। चलिए इसे एग्जांपल से बेहतर वे में समझा जा सकता है। देखिए, दो कलेक्टिव नाउन एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे कितने कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं जिसके साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों लगा सकते हैं, तो इनकी संख्या अनगिनत है। एक दो नहीं है कि मैं कह के और आपको समझा दूं। इनकी संख्या अनगिनत कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब सिंगुलर भी, वर्ब प्लुरल भी। लेकिन अगर हमें एग्जामिनेशन तक अपनी बातों को रखना है तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है। एक कमिटी, ठीक है ना, कुछ विशेषज्ञ लोगों के समूह को कमेटी कहते हैं, और एक जूरी, जज के समूह को जूरी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये जूरी और कमेटी को अगर आप समझते हैं ना तो आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। देखिए, एक नाउन है जूरी और एक नाउन है कमेटी। आप पहले इनसे समझ लें तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, अब कहिएगा सर जूरी के साथ वर्ब कैसा लगेगा? जूरी के साथ, चूंकि कलेक्टिव नाउन है, जज के समूह को जूरी कहते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर वर्ब सिंगुलर भी और वर्ब प्लुरल भी। अब हमें वाक्य देखना पड़ेगा कि वहां पर सेपरेशन का सेंस है कि ग्रुपिंग का सेंस है। चलिए वाक्य को देखा जाए। चलिए, क्या कर रहा है? द जूरी डिवाइडेड ओवर द वर्डिक्ट। ठीक है ना, कोई वर्डिक्ट आना है, ठीक है ना, और उस पर जो जूरी है ना वो सहमत नहीं है, आपस में बटे हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पर वर्ब हमें इज और आर में से एक का प्रयोग करना है, या तो इज होगा या तो आर होगा। अब देखिए, डिवाइडेड से क्या चीज का बोध होता है? आप खुद थोड़ा अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। डिवाइडेड से ना अलगाव का, बिखराव का बोध होता है। तो जब वाक्य से जब अलगाव का बोध हो तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। तो द जूरी आर डिवाइडेड ओवर द वर्डिक्ट, यानी कि जो फैसला हुआ है उस पर जो जूरी है एक मत नहीं है। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, आप इस वाक्य में देखिए हम क्या भर सकते हैं। जूरी अपने अपने सीटों पर बैठ गए हैं। ठीक है ना, जूरी अपने अपने सीट पर बैठ गए हैं। चलिए, तो सबके सीट अलग अलग होंगे, एक कॉमन सोच की बात है। ऐसा नहीं है कि सीट एक ही होगा, सारे जूरी उसी पर जाकर बैठेगा, ऐसा तो है नहीं। तो चूंकि अलग अलग जज के लिए अलग अलग सीट होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ भी अलगाव का सेंस है। ठीक है ना। अब इसके साथ लगने वाले जो वर्ब होंगे वो वर्ब कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? द जूरी हैव। अगर हैज और हैव में का चुनाव करना हो, यदि हैज और हैव में का चुनाव करना हो तो इसके साथ वर्ब क्या होगा? हैव होगा। अब देखिए, ये वर्ब हमारा हैव हुआ प्लुरल, तो पॉसेसिव भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो जूरी के लिए प्लुरल क्या बनेगा? देयर बनेगा। कॉमन एरर में ना इट्स आपको दिया रहता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी बात, कॉमन एरर में ना आपको यहीं पर ज्यादा छेड़खानी करता है। तो यहां से आपको समझना है कि यहां पर वर्ब प्लुरल, ज्यादा नहीं सोचना है। पॉसेसिव किसके अनुसार चलता है? मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि पॉसेसिव के बारे में आप भ्रमित न रहें। वर्ब को देखिए, वर्ब सिंगुलर, पॉसेसिव सिंगुलर, वर्ब प्लुरल, पॉसेसिव प्लुरल। तो यहां पर इट्स का प्रयोग गलत होगा, यहां पर सही जो होगा वो देयर होगा। चलिए एक सेंटेंस से जूरी को हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कह रहा है? द जूरी सेंटेंस हिम डेथ पेनाल्टी। जूरी ने उसे मृत्यु दंड दे दिया है। अब आप समझिए,
जितने जज होंगे एक मत पर ये पहुंचे होंगे कि नहीं ये सामने वाला व्यक्ति है, ये मृत्यु दंड के लायक है। आमतौर पर यही होता है कि सारे जो हैं इस बात से एकमत होंगे कि ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है ये डेथ पेनाल्टी मृत्यु दंड के लायक है। यानी कि इस वाक्य में जूरी से ना ग्रुपिंग का बोध हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। सेंस क्या निकल रहा है? ग्रुपिंग का। और जब ग्रुपिंग का सेंस निकले तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर हैज और हैव में अगर हमें एक का अगर चुनाव करना है तो इसके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। हमारा कंप्लीट लाइन इस तरह से बनेगा, द जूरी हैज सेंटेंस्ड हिम डेथ पेनाल्टी। तो बच्चों आज की बात हमारी इतना ही रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। आप इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैक्सिमम जितना से जितना बार देखेंगे आप उतना ही इसको बेनिफिशियल पाएंगे। आप इनको बार बार देखें। नेक्स्ट प्रैक्टिस में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो हम लोग देखेंगे कि इन सारे रूल्स पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम्स इन रूल को और भी क्लियर कट समझने में मदद करेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।